ओ लेवल उर्दू के सिलेबस की अगर हम बात करें तो इस साल 2024 के अंदर ओ लेवल का जो सिलेबस है वो थोड़ा सा चेंज हुआ है। कुछ चीज़ें उसमें ऐड ऑन हुई हैं, कुछ चीज़ें शिफ्ट हुई हैं। पेपर 1 के अंदर जो चीज़ें होती थी वो अब पेपर 2 के अंदर हैं, और जो पेपर 2 के अंदर चीज़ें होती थी वो पेपर 1 के अंदर हैं। हम अगर पेपर को डिस्कस करें थोड़ा तो हमें सिलेबस ये बताता है कि पेपर 1 और पेपर 2 का वेटेज सेम है। पेपर 1 के अंदर आपको 1 आवर 45 मिनट्स दिए जाएंगे, जबकि पेपर 2 के अंदर आपको 1 आवर 30 मिनट्स दिए जाएंगे। पेपर 1 के अंदर आपसे रीडिंग एंड राइटिंग स्किल्स टेस्ट की जाएंगी, जबकि पेपर 2 के अंदर ग्रामर, ट्रांसलेशन एंड राइटिंग स्किल टेस्ट की जाएंगी। पेपर 1 और पेपर 2 के अंदर अब क्या क्या चीज़ें आ रही हैं इस साल? 3 पैसेजेस आ रहे हैं, समरी राइटिंग आ रही है और ईमेल राइटिंग आ रही है। ईमेल राइटिंग एक नई चीज़ जो इस सिलेबस के अंदर इन्होंने ऐड की है। पहले हमारे पास ख़त हुआ करता था, उसकी जगह ख़त मुकालमा, अब उसकी जगह इन्होंने ईमेल राइटिंग ऐड कर दिया है। कोई बड़ा मसला नहीं है, जैसे फॉर्मेट है हमने वो फॉलो करना है, और हमने टोटली अपने ओन वर्ड्स के अंदर ख़त, ईमेल राइटिंग जो भी वॉट एवर आ जाए हमने वो करना है। पेपर 2 के अंदर छोटी मोटी एक्सरसाइजेज हैं, जैसे इस जुमले को इस जुमले के साथ तब्दील करें। अभी हम आगे पेपर देखेंगे तो उससे हमें अच्छा समझ आ जाएगा। रिलेटेड टू पैसेजेस आपसे कुछ सवाल किए जा सकते हैं। ऐसे राइटिंग जो कि पेपर 1 के अंदर होती थी वो इस साल पेपर 2 के अंदर है, कोई बड़ी बात नहीं है। ट्रांसलेशन जो पेपर 1 के अंदर होती थी वो पेपर 2 के अंदर है। सिलेबस में बस एक चीज़ ऐड हुई है जो कि है ईमेल राइटिंग, बाकी सब सिलेबस वही है, बस शिफ्ट हो गया है। चीज़ें पेपर 1 के अंदर थी वो पेपर 2 के अंदर हो गई हैं, और जो पेपर 2 के अंदर चीज़ें थी वो पेपर 1 के अंदर हो गई हैं। सिलेबस के अंदर कुछ कमांड्स वर्ड लिखे हुए हैं जो कि सवाल के अंदर आते हैं, जैसे तज्जिया कह रहे हैं, तबसरा कह रहे हैं, इनके क्या मतलब है वो यहाँ लिखे हुए हैं। अगर आप पढ़ना चाहें तो आप पढ़ सकते हैं, नहीं तो ये चीज़ें तो हमें ऑलरेडी आती हैं। बाकी सिलेबस के अंदर ऐसा कुछ करने वाला ऐसा नहीं है, ये छोटा सा सिलेबस आपसे डिस्कस करना था। स्पेसिमेन पेपर ओ लेवल उर्दू का पेपर 1 अगर हम देखें, स्पेसिमेन पेपर 2024 का, उसके अंदर हमें एक पैसेज मिल जाता है, इबारत मिल जाती है, उसके साथ हमें कुछ कॉम्प्रिहेंशन जैसे सवाल मिल जाते हैं। अब सवाल तो सॉल्व सबको करना आता है, लेकिन किस तरह करना ये किसी को नहीं आता। कॉम्प्रिहेंशन को असल में किस तरह सॉल्व किया जाता है ये चीज़ें बहुत कम बच्चों को पता है। सबसे पहले वो तो पैसेज पढ़ने बैठ जाते हैं, पैसेज पढ़ के जब फारिग होते हैं फिर वो सवालात की तरफ आते हैं, उसके बाद दोबारा पैसेज के अंदर सवाल का आंसर ढूंढने जाते हैं, जबकि ये अप्रोच बहुत गलत है। सबसे पहले आपको अगर पैसेज सॉल्व करना है तो आपने सबसे पहले उसके सवालात पे आना है। हम सवालात पहले पढ़ेंगे, उसके बाद हम पैसेज पढ़ेंगे, ताकि जब हम पैसेज पढ़ रहे हों तो हमें जो आंसर हो सवालात का वो हमें फ़ौरन क्लिक कर जाए। जैसे यहाँ पे सर जेम्स पुराने वैक्यूम क्लीनर में क्या तब्दीली लाना चाहते थे, हम पैसेज पे जाएंगे और हम यहाँ से पढ़ना शुरू हो जाएंगे। हमें सवाल पता है क्या है, तो जहाँ पे हमें वो आंसर देखेगा हम उसको वहाँ से हाईलाइट करके यहाँ लिख लेंगे। हमने कॉम्प्रिहेंशन के अंदर उर्दू के अंदर ख़ास तौर पे कभी भी ओन वर्ड्स के अलावा कोई और वर्ड्स इस्तेमाल नहीं करने। आप अगर डायरेक्ट पैसेज से सेंटेंस कॉपी करके यहाँ पेस्ट करोगे आपको नंबर तो मिल जाएंगे कंटेंट के, लेकिन आपको ज़बान के नंबर नहीं दिए जाएंगे। तो इसकी अप्रोच कैसे होती है, हमें किस तरह करना होता है, और हमें अपना कॉम्प्रिहेंशन का जवाब किस तरह शुरू करना होता है, वो हम आज आपको बताएंगे कि बाजू पर पैटर्न होता गया है असल में। अब यहाँ पे आपसे सवाल पूछा गया है क्या तब्दीली लाना चाहते थे। हो सकता है पैसेजेस के अंदर बहुत सारे आंसर्स हों कि क्या क्या तब्दीलियाँ वो चाहते थे, लेकिन हमें कितनी लिखनी है, हमें एक लिखनी है, क्योंकि हमारे पास वो सवाल 1 नंबर का है। बड़े आसानी से हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि किस सवाल के अंदर हमने कितने रीज़न देने हैं, कितनी बात लिखनी है, कितनी वजूहात लिखनी है, वो डिपेंड करता है हमारे नंबर पे। यहाँ पे 1 नंबर है तो हम 1 तब्दीली लिखेंगे, इसी तरह जहाँ पे 1 नंबर है वहाँ पे हम 1 आंसर लिखेंगे। यहाँ पे 2 नंबर का एक सवाल आ जाता है कि 2 वजूहात लिखें, तो हमें कोई 2 रीज़न्स लिखने पड़ेंगे जो इस सवाल का जवाब होगा। अब हो सकता है वो 3 हो पैसेज के अंदर, हो सकता है वो 4 हो, हमें बस 2 लिखना है ताकि हमें कंटेंट के नंबर मिले, और अपने ओन वर्ड्स में लिखेंगे ताकि हमें अपने जवाब के नंबर मिले। इसी तरह यहाँ भी 2 पॉइंट्स लिखेंगे 2 नंबर के लिए, यहाँ पे 1 पॉइंट लिखेंगे 1 नंबर के लिए। टिप, कॉम्प्रिहेंशन को सॉल्व करने की टिप, राइट योर आंसर इन द गिवन स्पेस। आपने अपना जवाब इस दी गई जगह से बाहर नहीं लिखना। आप अगर इस लाइन से बाहर लिखेंगे तो आपका आंसर नहीं माना जाएगा और आपके नंबर डिडक्ट हो सकते हैं। सो इट्स बेटर कि आप
छोटा छोटा करके ना लिखें, इतना छोटा ना लिखें कि स्कैनर में भी समझ नहीं आए एग्जामिनर को कि हो क्या रहा है, यहाँ पे लिखा क्या, और वो जज करना मुश्किल हो जाए कि ये नुक्ता कहाँ जा रहा है। तो छोटा आंसर, मुख्तसर सा आंसर आपने लिखना है और इस गिवन स्पेस के अंदर आपने लिखना है। ऑलवेज राइट योर आंसर इन पैराग्राफ। कुछ बच्चे क्या करते हैं, ओ लेवल्स के अंदर भी, ए लेवल्स के अंदर भी, वो कहते हैं कि हम कॉम्प्रिहेंशन के अंदर बड़े बड़े पैराग्राफ क्यों लिखें, हम तो डायरेक्ट पॉइंट के अंदर आंसर लिखेंगे। अगर यहाँ दो चीज़ों की ज़रूरत पूछी गई है क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर, तो हम 2 पॉइंट्स बना देते हैं और हम 2 लाइनें हैं, हम 2 पॉइंट्स लिखते हैं, अपना आंसर लिख देते हैं, हमें तो कंटेंट नंबर ही मिलेंगे। लेकिन वो चीज़ ये भूल जाते हैं कि कैम्ब्रिज आपसे जवाब नहीं मांगता, वो आपसे टेक्निक मांगता है कि आप किस टेक्निक के ज़रिए अपना पेपर सॉल्व कर रहे हो। यहाँ पे 2 पॉइंट लिखें, आप 2 पॉइंट लिखोगे, आपको जवाब आपका कंप्लीट होगा, आपको नंबर भी मिल जाएंगे, लेकिन ज़बान के मार्क्स आपको नहीं मिलेंगे। इस चीज़ में बच्चे बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम पैराग्राफ में लिखें, पॉइंट्स में लिखें। हम कोचिंग में पढ़ते हैं, हम स्कूल में पढ़ते हैं, हमें जो है टीचर्स वो पॉइंट्स में लिखवाते हैं, वो कहते हैं पॉइंट्स में लिखो, पैराग्राफ के अंदर गलती हो जाती है, दिस एंड दैट। मैं और बाकी टीचर्स भी यही रिकमेंड करते हैं कि आप पैराग्राफ के साथ ही जाओ, क्योंकि पैराग्राफ के अंदर आपके ज़बान के नंबर आपको दिए जाते हैं। किस तरह दिए जाते हैं, जब आप 2 बातों को जोड़ते हो जिन अल्फाज के ज़रिए, जैसा कि लेकिन, बल्कि, और तो और, इसकी वजह से, ये जो कनेक्टिव्स हैं, इसके नंबर आपको दिए जाते हैं। आप अगर पॉइंट्स लिखोगे आपको कंटेंट के नंबर मिल जाएंगे, लेकिन ज़बान के नंबर कहीं ना कहीं वो डिडक्ट करेंगे। इसी तरह ये पैसेज है, इसके साथ अब हमें कॉम्प्रिहेंशन नहीं करनी, हमें ट्रू एंड फॉल्स करना है, सिंपल। इसके अंदर ऐसी कोई रॉकेट साइंस नहीं है। हम पैसेज पढ़ेंगे, हम इस पे आएंगे और हमें पता चल जाएगा। एक और कॉम्बिनेशन आ गई, ऑलवेज रीड क्वेश्चंस फर्स्ट। हमने सबसे पहले सवालात पढ़ने हैं, फिर हमने पैसेज की तरफ जाना है ताकि हमारा वक्त बचे। हम पहले पैसेज पढ़ेंगे, उसके बाद अगर सवालात पे जाएंगे तो हमें दोबारा पैसेज पे आना पड़ेगा, क्योंकि हम पैसेज हिफ्ज़ नहीं करना चाह रहे, हम बस पढ़ने जा रहे हैं। तो पहले हम सवाल पढ़ेंगे, उसके बाद हम इबारत पढ़ने जाएंगे। आम लगाने के 2 तरीके, आम उगाने के 2 तरीके, सॉरी। 1 मार्क फॉर ईच पॉइंट। 2 इधर नंबर है, क्वेश्चन के अंदर दिया गया 2 तरीके, बताया भी कि 2 लिखना है, तो आपने 2 ही लिखना है। वही बात पॉइंट्स के अंदर भी लिख सकते हैं, पैरा के अंदर भी लिख सकते हैं, लेकिन पॉइंट्स के अंदर लिखेंगे तो ज़बान के नंबर हो सकता है ना मिले, हो सकता है मिल भी जाए, लेकिन इट्स बेटर कि आप पैराग्राफ वाली ही अप्रोच अपने साथ लेके चलें। 3 खुसूसियात बताया हुआ है, 3 इधर भी 3 लिखना है। अब इधर सवाल के अंदर हमें नहीं बताया कि कितने पॉइंट्स लिखना है, लेकिन हमने नंबर से देख के जज किया है कि हमें 2 पॉइंट्स लिखना है। 1 मार्क फॉर ईच पॉइंट। हम अगर एक बात लिखेंगे, एक बात नहीं लिखेंगे, हमें 1 नंबर दिया जाएगा। हम 2 बातें प्रॉपर मुकम्मल लिखेंगे तो हमें 2 नंबर दिए जाएंगे। आम की पैदावार और फ़रोग़ में इजाफे के लिए 2 तजावीज़, 2 ओपिनियन, सजेशन के आपके मुताबिक क्या किस तरीके से बेहतरी आ सकती है। हमें 2 वैलिड रीजंस लिखने हैं, ये पैसेज के अंदर नहीं है, होंगे अगर तो हमने वहीं से लिख लेंगे, नहीं तो हमें पैसेज से रिलेट करके थोड़ा सोचना होगा कि पैसेज के अंदर ऐसी क्या बात की गई है जो कि ये एक तजावीज़ बन सकती है, एक सजेशन बन सकती है। तो आप वो 2 बातें यहाँ लिखोगे, 1 मार्क फॉर ईच पॉइंट। एक बात लिखोगे तो 1 नंबर मिलेगा, दोनों लिखोगे तो 2 नंबर मिलेंगे, ईजी। अच्छा, यहाँ पे हमें लिखना है समरी राइटिंग, खुलासा। अब आपसे खुलासा पूछा गया है, खुलासा सब लिख लेते हैं, लेकिन इन दी एंड क्या होता है कि वो वर्ड लिमिट एक्सीड हो जाती है, बच्चों के पास जगह ख़त्म हो जाती है, और खुलासे का जो मतलब होता है वो मतलब फौत हो जाता है। खुलासे का मतलब ही होता है समरी। आपने अपना जवाब या आप जो भी कंटेंट लिख रहे हो उसको आपने समराइज़ करना है, आसान से आसान, कम से कम बातों में, कम से कम अल्फाज के अंदर। अगर आप उसके अंदर पूरी राम कहानी सुनाने बैठ जाओगे, जगह भी जाएगी, नंबर भी एक्सीड हो जाएंगे, वर्ड लिमिट भी एक्सीड हो जाएगी और नंबर भी आपको नहीं मिलेंगे। खुलासा, आपने तकरीबन 100 अल्फाज पर मुश्तमिल हो, तकरीबन 100 अल्फाज मतलब 90 to 100 हो सकता है, तकरीबन लिखा है। अगर यहाँ पे लिखा होता 100 अल्फाज तो हमें 100 ही करने होते। यहाँ मैंने लिखा है मैक्स कैन बी 110, 110 अल्फाज तक आप जा सकते हो। आप अगर उससे ज़्यादा जाओगे तो उन्होंने एक लाइन खींच देनी है आपके आंसर पे, उससे बाहर की जो भी चीज़ होगी वो काउंट नहीं होगी, उसके अंदर अंदर जो वैलिड चीज़ें होंगी उसके आपको नंबर दिए जाएंगे। और अमूमन बच्चे यही करते हैं कि समरी लिखते हुए वो शुरू में बहुत ओल फोल बातें लिखते हैं, कोई फजूल बातें लिखते हैं, और जो मेन कंटेंट होता है वो लिखते हैं एंड के अंदर, क्योंकि उनको पता है कि जगह नहीं बच रही। तो जब आप इस तरह करोगे तो बाद वाला तो आंसर आपका चेक ही नहीं होगा, ऊपर वाला के आंसर के आपको नंबर ही नहीं दिए जाएंगे। उसको उससे कैसे बचा जाए, इधर इन्होंने हाईलाइट किया हुआ है
और साफ साफ बताया हुआ है खुलासे के मवाद के 4 नंबर मतलब कंटेंट के 4 नंबर और तर्ज तहरीर और सही ज़बान के 6 नंबर दिए जाएंगे। लैंग्वेज के ज़बान कंटेंट से ज़्यादा है, तो आपने कंटेंट पे फोकस नहीं करना, आपने ज़बान पे फोकस करना है। जैसे मैंने बताया कनेक्टिव्स यूज़ करने हैं, आपने एक बात को दूसरी बात से लिंक करना है, आपने अच्छे अल्फाज यूज़ करना है। टिप पे आ जाते हैं। टिप्स क्या है भाई इसके लिए? डोंट राइट एग्जाम्पल्स। समरी के अंदर आपने कोई एग्जाम्पल नहीं लिखनी, भले वो पैसेज के अंदर हो या भले वो पैसेज में ना हो। आपने कोई एग्जाम्पल नहीं देनी जैसा कि ये होता आता है और ये तो और इस तरह आपने नहीं लिखना। इट शुड बी टू द पॉइंट। समरी का मतलब ये होता है कि आपने समराइज करके टू द पॉइंट बात करनी है, कोई आपने डिटेल्ड बात नहीं करनी। तो आपने बेसिक बेसिक पॉइंट बताने हैं, उसकी ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना। यूज़ मुहावरे फॉर बेटर लैंग्वेज। ज़बान को बेहतर करने के लिए बहुत सारी अप्रोचेस होती हैं। हर बच्चा कोई हाई फाई उर्दू नहीं लिख सकता, ना उसको इतनी आती है। बेसिक उर्दू जो हम बोलते हैं और हम जो इस्तेमाल करते हैं उर्दू, उसी में हम अपना अमूमन आंसर दे रहे होते हैं। लेकिन इट्स बेटर कि आप अगर अपनी उर्दू में प्रैक्टिस करें और फिर ये पेपर अटैम्प्ट करें, तो आप बहुत बड़ा चेंज देखेंगे अपने साथ ही कि जब आप खुद अगर पेपर सॉल्व करके खुद ही अपने आप को मार्किंग करेंगे तो आपका आंसर लेवल 2 से लेवल 4 तक जा सकता है। तो इट्स बेटर कि आप अच्छे अल्फाज यूज़ करें। अच्छे अल्फाज से मुराद है कुछ थोड़े से मुश्किल हों, जो आपने कभी ना सुने हों, लेकिन उस अल्फाज से मतलब ना बदले। मुतरादिफ आप यूज़ कर सकते हो, लेकिन ऐसे मुतरादिफ ना यूज़ करें जिससे मतलब ही पूरा चेंज हो जाए। यूज़ कनेक्टिव्स फॉर बेटर लैंग्वेज, जैसे कि हालांकि इसकी वजह से और तो और ये अल्फाज आप अपनी समरी में अपने ऐसे के अंदर यूज़ कर सकते हैं ताकि आपकी ज़बान जो है, ज़बान के नंबर आपको ज़्यादा से ज़्यादा मिलें। ईमेल राइटिंग पे आ जाता है। ईमेल राइटिंग एक नई चीज़ ऐड हुई है हमारे सिलेबस के अंदर और बिल्कुल बहुत आसान चीज़ है, कोई इतनी मुश्किल नहीं है। इधर इन्होंने लिखा है ईमेल तकरीबन 150 अल्फाज पर मुश्तमिल होनी चाहिए। मैक्स कैन बी 160। तकरीबन लिखा हुआ है, तो मतलब 150 से कम भी हो सकता है, 150 से ज़्यादा भी हो सकता है। सो इट्स बेटर कि हम इस रेंज के अंदर ही रहें। हम अगर 150 की जगह 180 लिखेंगे या हम 150 की जगह 120 लिखेंगे तो ऐन मुमकिन है कि हमारे नंबर काट लिए जाएं। और इधर इन्होंने लिखा हुआ है ईमेल के मवाद के लिए 6 नंबर और सही ज़बान और तर्ज तहरीर के 8 नंबर दिए जाएंगे। अगेन कंटेंट से ज़्यादा नंबर ज़बान के हैं, हमें फोकस ज़बान पे करना है, कंटेंट पे करना है, इतना नहीं करना। अब ये जो हमारी ईमेल का जो फॉर्मेट है ये है, आपने पहले लिखना है बराए, मतलब आपका जो ईमेल है या जिसका भी ईमेल है, रैंडम आप ईमेल यहाँ लिख सकते हो। मौजू, अजनबी की मुश्किल वक्त में मदद, ये आपको मौजू ऊपर क्वेश्चन के अंदर मिल जाएगा। अच्छा, ये बुलेट पॉइंट्स हैं जो हमें अपने ईमेल के अंदर मेंशन करना है, इस मतलब हमने ऐड करना है। आप लिखोगे मौजू के बाद दूसरी तरह से ख़त लिखते थे, प्यारे दोस्त अस्सलाम वालेकुम ब्ला 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 ब्ला, सारा अपना कंटेंट लिख के एंड में हम लिखेंगे वस्सलाम अलैकुम। या आप इस फॉर्मेट के अंदर थोड़ी बहुत चेंजेस हो सकती हैं, थोड़ी बहुत, लेकिन ये बिल्कुल ज़मीन आसमान का फ़र्क नहीं होगा। 19-20 का थोड़ा फ़र्क होगा कि हम प्यारे दोस्त ना लिखें, या हम जिस तरह ख़त में शुरू करते थे, उम्मीद है मैं खैरियत से हूँ, उम्मीद करता हूँ। ओके, ईमेल राइटिंग एक नई चीज़ ऐड हुई है हमारे सिलेबस के अंदर जो कि इतनी मुश्किल नहीं है, बस हमें इसका फॉर्मेट समझना है और जिस तरह हम ख़त लिखते थे टोटली वही चीज़ है। तकरीबन 150 अल्फाज, तकरीबन का वर्ड दोबारा अगर आ गया तो इट कैन बी 50 और 55 और 60। अगर 150 अल्फाज हैं और आपने 180 लिख दिए गलत हो जाएगा, 150 है 120 लिख दिए तब भी गलत हो जाएगा। हमने 160 तक अपनी बॉर्डर लाइन रखनी है, इससे आगे हरगिज़ नहीं जाना। अगेन मवाद के लिए 6 नंबर और सही ज़बान और तर्ज तहरीर के लिए 8 नंबर दिए जाएंगे। कंटेंट से ज़्यादा नंबर उसके लैंग्वेज के हैं, लैंग्वेज पे ज़्यादा फोकस करना है हमें। अब इसका फॉर्मेट किस तरह से बराए, जो भी ईमेल आप लिखना चाहो, मौजू आपको ऊपर क्वेश्चन के अंदर मिल जाएगा कि आप किसको लिख रहे हो और क्या लिख रहे हो। देन प्यारे दोस्त अस्सलाम वालेकुम और वस्सलाम अलैकुम, इस तरह से आप एंड कर सकते हो। ख़त के अंदर जिस तरह हम पहले करते आ रहे हैं, या आपने अगर बाकी पास पेपर सॉल्व किए हो 23, 22, 20 के, तो
उसमें आप जिस तरह हम ख़त लिखते आते हैं, हमारी प्रैक्टिस है कि मैं खैरियत से हूँ और उम्मीद करता हूँ तुम भी ठीक हो, आप वो भी लिख सकते हो, आप कोई भी स्टार्टिंग लिख सकते हो, लेकिन फॉर्मेट को ध्यान में रखना है और एक ईमेल की तरह ही हमने इसको सॉल्व करना है। हम अगर कुछ ज़्यादा चेंज करेंगे तो हो सकता है हमारा ग्रेड पे मसला आ जाए। ओ लेवल पेपर 2 स्पेसिमेन पेपर 2024। पहला सवाल 5 के लिए हर सवाल दिए गए हैं। पहले जुमले को पढ़कर दूसरे जुमले को मुनासिब लफ्ज़ अल्फाज की मदद से इस तरह मुकम्मल कीजिए कि इसका मफ़हूम ना बदले। मफ़हूम का मतलब होता है मीनिंग। मिसाल, मैंने ये फ़िल्म पहले कभी नहीं देखी। इसको हम चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा, मैं पहली बार ये फ़िल्म देख रहा हूँ। कोई इसमें हमारा मीनिंग चेंज नहीं हुआ, बट जुमला चेंज हो गया। इम्तिहान के दौरान बोलना मना है। इम्तिहान के दौरान बोलने की इजाज़त नहीं है। इस तरह आप लिख सकते हो। ईजी है ये तो, इसी में नंबर बच्चा उठाता है। अगर इसमें नहीं हो आप नंबर ले सके तो मुश्किल है। ये पेपर 1 वाली टेक्निक है, यहाँ पे आपने फिल इन द ब्लैंक्स लिखनी है। जैसे पहले का है, मिसाल आप पैसेज पढ़ोगे, इसमें से आपको जो सही लगे, ये सारे फिल इन द ब्लैंक्स वाली चीज़ें। वहाँ पे ट्रू एंड फॉल्स होता था, यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स है। अच्छा, ऐसे मजबून पेपर 1 के अंदर होता था, अब इन्होंने पेपर 2 के अंदर ऐड कर दिया। कोई मसला नहीं है, पेपर 2 के अंदर कर लेंगे, हमें तो आता है। मजबून तकरीबन 200 अल्फाज, वही बात तकरीबन, ऑलमोस्ट 200। अगर आप 220 पे जाते हो, 225 पे जाते हो, कैंसिल। अगर आप 200 से नीचे आ जाते हो, 180, 170, तो भी गलत है। हमने तकरीबन 200 में रहना है। तकरीबन 200 का मतलब होता है 190 अबव और लेस देन 210। यहाँ मैंने लिखा है मैक्सिमम 210, हम मैक्सिमम 210 तक बॉर्डर लाइन खींचेंगे, उससे आगे हमने नहीं जाना। अच्छा, मजबून के अंदर आपको 2 बुलेट पॉइंट दिए गए हैं। कामयाबी हासिल करने के लिए ज़रूरी है कि सिर्फ पढ़ाई पर तवज्जो दी जाए। दूसरा पॉइंट है, गैर निसाबी सरगर्मियों में हिस्सा लेने से बाकी मज़ामीन में भी मदद मिल सकती है। दोनों बात अपनी जगह सही है। आपसे कह रहे हैं ऊपर दिए गए मुकालमे आपको कुछ नुकात बनाने में मदद कर सकते हैं। इनके अलावा कुछ नुकात अपनी तरफ से भी शामिल करें। मतलब आपने सिर्फ यही ऐड नहीं करना, इसके अलावा भी जो आपके दिमाग में आ रहा है वो आप लिख सकते हो। मजमून के मवाद के लिए 10 नंबर और सही ज़बान और तर्ज़-ए-तहरीर के लिए 10 नंबर। अब यहाँ पे उन्होंने कंटेंट जब आपसे मांगा है कि अपनी तरफ से भी, तो उन्होंने कंटेंट के नंबर भी ज़्यादा कर दिए और ज़बान के जो नंबर हमेशा से ज़्यादा ही होते हैं। तो इधर उन्होंने कर दिया बैलेंस, ज़बान भी अच्छी चाहिए, कंटेंट भी अच्छा चाहिए। ये होगा आपके लिए थोड़ा सा ट्रिकल, ये होगा आपके लिए थोड़ा सा टेक्निकल। मजबून के मवाद सही हो गया। राइट मुहावरे फॉर बेटर लैंग्वेज। मजबून हम बचपन से लिखते आ रहे हैं, हमें पता है किस तरह सोचना होता है। आपको एक आसान तरीका मैं बताऊं मजबून के लिए, आपने बनाना माइंड मैप। आपने ये पॉइंट्स अपने जहन में रखना है, आपने एक माइंड मैप बनाना है और पहले पॉइंट जो हैं वो सोच के लिख लेना है। छोटे छोटे कहीं भी पेपर पे लिख सकते हैं, पेपर की साइड पे लिख सकते हैं, बस बार कोड पे नहीं लिखने, वरना तो कुछ काम नहीं होगा। हमने माइंड मैप बनाना है। माइंड मैप हमें हेल्प करेगा कि जब हम पैराग्राफ फॉर्मेशन कर रहे होंगे, हम जब सेंटेंस को लिंक कर रहे होंगे, हम जब मुहावरे यूज़ कर रहे होंगे, हम जब कनेक्टिव यूज़ कर रहे होंगे, तो हमें वो पॉइंट जो हमने पीछे बनाए थे माइंड मैप में, वो हमें हेल्प करेंगे। ट्रांसलेशन में हमारे पास सच कुछ करने को होता नहीं है, बस हमने एक सेंटेंस टू सेंटेंस ट्रांसलेट करना होता है इंग्लिश टू उर्दू के अंदर। इसके अंदर तो कोई ओन वर्ड्स वाला चक्कर या कोई अपनी तरफ से कोई चीज़ ऐड करने वाली चीज़ होती नहीं है। जस्ट आपने इस पैसेज को पढ़ना है, समझना है और उसको अपने ओन वर्ड्स के अंदर उर्दू में ट्रांसलेट कर देना है, और इसमें कोई रॉकेट साइंस वाली चीज़ नहीं है। सो ये था हमारा पेपर, और यहाँ पे हमारा पेपर ख़त्म हो जाता है। पेपर 2 ईजी।